साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो अभ्यर्थी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी तैयारी इसी तरह कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि पिछले वर्ष जो महिला स्वास्थ्य कर्मी का फॉर्म भरवाया गया था उसकी एग्जाम डेट 8 मई निर्धारित की गई है। तो संभावना है कि जल्द ही लेखपाल की भी एग्जाम डेट आने वाली है और यूपीपीएससी आरओ 2022 की वैकेंसी संभवतः इस वर्ष के अंत तक उसकी भी आने की संभावना है। तो जो लोग यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वे अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। फॉर्म आने का इंतजार न करें। फॉर्म आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। संभवतः 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। तो आप लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में यूपीपीएससी आरओ और यूपी लेखपाल की भी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करवाई जाएगी, जिसमें जीएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। ऑप्शन दिया है अजंता, एलिफेंटा, एलोरा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये तीनों गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं। ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, लेकिन इनमें से अजंता गुफाओं का निर्माण वाकाटक शासकों द्वारा करवाया गया था, जबकि एलिफेंटा और एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। अजंता में आपको कुल 29 गुफा मिलेंगी, जिसमें से 25 गुफाएं विहार या आवासीय गुफाएं हैं और 4 गुफाएं चैत्य या प्रार्थना स्थल हैं। एलिफेंटा में आपको कुल 34 गुफाएं मिलेंगी, जिसमें से 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। और एलिफेंटा गुफा में ही त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। एलोरा गुफाओं में कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 हिंदू धर्म की हैं और 2 बौद्ध धर्म की हैं। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। इनमें से अजंता और एलोरा को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, जबकि एलिफेंटा को 1987 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिया है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन। तो इनमें से आप लोगों को पता है कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी हैं? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पैदा नहीं करती है। आगे देखेंगे, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। ऑप्शन दिया है विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल या कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में विस्तारित था, जिसमें उरयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर इन लोगों के अधिकार में थे। आगे देखेंगे, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग, जिसमें उरयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया है एडवर्ड टेलर, जे रॉबर्ट ओपनहीमर या हाइमर कहा जाता है, सैमुअल कोहेन या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में एडवर्ड टेलर ने किया था। रॉबर्ट ओपनहीमर या हाइमर ने 1945 में परमाणु बम का आविष्कार किया था और सैमुअल कोहेन ने 1958 में न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। ऑप्शन दिया है शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो इनमें से शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य का संबंध वेदांत दर्शन के साथ है, जबकि अभिनव गुप्त का संबंध तंत्र तथा
अलंकार शास्त्र से है। आगे देखेंगे, वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्मसूत्र और तीसरा है भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूत्र भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। यह दर्शन के क्षेत्र तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन दिया है इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, अल्पादुदान लेख में या हनुमकोंड उत्कीर्ण लेख में। तो कालिदास का वर्णन एहोल के उत्कीर्ण लेख में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो एहोल उत्कीर्ण लेख या इसी को एहोल प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी और इसने इस प्रशस्ति के अंत में यह दावा किया है कि इसने कालिदास के समान यश प्राप्त किया है। तो कालिदास का उल्लेख किसमें है? एहोल प्रशस्ति में है। आगे देखेंगे, एहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और उसने इस प्रशस्ति के अंत में यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आगे देखेंगे, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया है राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम या विजयादित्य। तो गंगई चोलपुरम की स्थापना चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने की थी। और उसने इसकी स्थापना क्यों की थी? तो उत्तर पूर्वी भारत, जिसे गंगा घाटी के नाम से जाना जाता था, उस समय वहां का शासक महिपाल था। तो इसने वहां से गंगा जल लाने के उद्देश्य से महिपाल पर आक्रमण किया और इस युद्ध में महिपाल पराजित हो गया। तो इस उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी और गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। आगे देखेंगे, इसमें वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण से जीवन रक्षा करती है या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो सभी को पता है कि ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। आगे देखेंगे, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह से ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी किरण या उसी को अल्ट्रावायलेट किरण कहा जाता है से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है खिलजी वंश, दूसरा दिया है लोधी वंश, तीसरा दिया है सैयद वंश और चौथा दिया है गुलाम वंश। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था और लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक था और गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। तो इसमें सबसे पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था, जो कि किसमें है? डी में पहले ही है 4 नंबर। तो इसमें
इसी से ये सही हो जाएगा। उसके बाद आएगा खिलजी वंश और उसके बाद सैयद वंश आएगा और सबसे लास्ट में लोधी वंश। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों का नाम दिया है और सूची 2 में उपस्थित तत्वों का नाम दिया है। तो आप लोगों को पता है कि हीरा कार्बन का अपरूप है और संगमरमर कैल्शियम का, रेत हो जाएगा सिलिकॉन और रूबी हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। इसमें सही विकल्प कौन सा है? डी। अगला प्रश्न देखेंगे। किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन दिया है दयाराम गिंडुमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई या महादेव गोविंद रानाडे। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी वो डी.के. कर्वे के सतत प्रयासों से बंबई में की गई थी। डी.के. कर्वे, जो कि इनका पूरा नाम धोंधे केशव कर्वे था, इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। वर्ष 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी और वर्ष 1958 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल अवतल लेंस। तो ये सभी को पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन दिया है हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला शासक हरिहर द्वितीय था। आगे देखेंगे। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से 1440 ईस्वी तक था, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। आगे देखेंगे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन दिया है देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराज द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। आगे देखेंगे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और देवराज द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1422 से 1446 तक है। तो इसमें यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।